हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की समस्या को हमने बताया था, जिसमें आपको हमने वर्णन किया था पाषाण युग का। और अब पाषाण युग से बाद हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक जो बोला था, तो आज हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ाएंगे और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, यह सभ्यता अन्य नामों से भी जानी जाती है, जैसे मुख्यतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे जो जम्मू कश्मीर में है उसके किनारे स्थित है, और मोस्टली भाग उसका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इस सभ्यता को अंग्रेजी रूपांतरण में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी, ठीक है, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी कहते हैं। ठीक है, इस सभ्यता के बारे में अब आप देखते हैं तो आगे पढ़ेंगे। तो यह सभ्यता हमारी एक प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, यह सभ्यता हमारे इतिहास की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। और इस सभ्यता की प्राचीनतम सभ्यता के बारे में जब आप देखते हैं तो ये भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति को दर्शाती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति को दर्शाती है। ठीक है, इसका क्षेत्रीय विस्तार जो है आप देखेंगे तो नगर नियोजन, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता आदि एवं इसके विशिष्ट सभ्यता के रूप में स्थापित करती है। और इस सभ्यता के बारे में आप देखते हैं कि यह सभ्यता उस समय की बहुत ही ज्यादा बहुचर्चित बहुप्रसिद्ध सभ्यता है। और इसका निर्माण आप देखेंगे तो इस सभ्यता में आप देखते हैं कि बहुत ही नगर नियोजन सभ्यता इसलिए है क्योंकि इस सभ्यता के सभी नगर पक्के मकान बने हुए थे, मकानों का निर्माण था, मकान भवन आदि जो भी कहना चाहे, पक्के मकानों का निर्माण था। दूसरा, सड़कें 90 डिग्री कोण पर काटती थी एक दूसरे को। ठीक है, कॉलोनी का निर्माण जो था चार दीवारी में बंद थी, यानी बाउंड्री वॉल की व्यवस्था उस समय थी। चौथा, पक्की नालियां बनी हुई थी। पक्की नालियां बनी हुई थी। पांचवा, स्नानागार है यहां पर। स्नानागार है, इसमें आप देखते हैं कि स्टेडियम, खेल का मैदान ये भी पाया गया है। ठीक है, खेल का मैदान,
इत्यादि चीजें यहाँ पाई जा रही है। स्नानागार है, डॉकयार्ड है, खेल का मैदान है और एफसीआई ये था जो आज की आपकी एफसीआई है, उस तरीके से यहाँ पर गोदाम बने हुए थे। यहाँ पर क्या अनाजों को क्या किया जाता था, रखा जाता था। तो ये सब व्यवस्था उस समय तत्कालीन समय में यहाँ हड़प्पा सभ्यता में उस समय थी। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का आप देखते हैं कि इस तरीके से कार्यक्रम चलता है। इससे आगे जब आप बढ़ेंगे, इससे आगे जब आप बढ़ते हैं ठीक है, तो इसका उद्भव और इसका विस्तार जो है वो आप थोड़ा लिख लीजिए। इसका उद्भव या उसका विस्तार जो है उसके लिए आप थोड़ा लिख लीजिए। शांत बिल्कुल। इसका उद्भव और विस्तार में दो पार्ट्स को डिवाइड करिए। एक तरफ बना दीजिए उद्भव, दूसरी तरफ विस्तार। अगर इसका समय लिखना हो, इसका समय जो दिया गया है आपके कार्बन डेटिंग के अनुसार और एनसीईआरटी की बुक के अनुसार से कार्बन डेटिंग जो है वो 2500 से 1750 बीसी का समय है। ये इसका समय लगता है तो 2500 से 1750 बीसी का समय है। इसमें आप देखेंगे तो एक तरफ आपने उद्भव और एक तरफ जब विस्तार लिख दिया तो उद्भव को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दो, 3 और 1, 4। पहला लिखिए विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत। विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत, विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत, विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत। दूसरा लिखिए द्रविड़ संस्कृति से उद्भव। दूसरा लिखिए द्रविड़ संस्कृति से उद्भव, द्रविड़ संस्कृति से उद्भव। तीसरा लिखिए आर्य संस्कृति से उद्भव। तीसरा लिखिए आर्य संस्कृति से उद्भव। आर्य संस्कृति से उद्भव, जो आर्य संस्कृति से उद्भव आर्य संस्कृति से उद्भव। आगे लिखिए क्रमिक रूप से, अगला लिखिए क्रमिक रूप से, लिखिए आगे क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, देशी उत्पत्ति के सिद्धांत। हेलो, हाँ से यहाँ भी जाए क्लास दे रहा बता। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सॉरी फॉर दैट, कॉल आ रही थी इसी थोड़ा व्यस्त था। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं आप
कि अब लिखिए थोड़ा इसके बाद उद्भव में थोड़ा लिख लीजिए, उद्भव के अंदर आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखिए हड़प्पा सभ्यता, लिखिए हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, लिखिए आराम से हेडिंग बना के लिखिए। उद्भव में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव ताम्र पाषाणिक उद्भव, हेडिंग बना के उसमें लिखिए हड़प्पा सभ्यता का उद्भव ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, शांति से बढ़ रहा, उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ, उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ, जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, लिखिए जो वर्तमान समय में भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अवस्थित है, विस्तृत खोजों के बावजूद इस सभ्यता के उद्भव तथा विकास के संदर्भ में कई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। ठीक, आगे लिखिए उद्भव की प्रक्रिया को जानने में व्यावहारिक समस्याएं हैं, जैसे क्षैतिज उत्खनन का ना होना, जैसे पहला पढ़ना है क्षैतिज उत्खनन का ना होना। दूसरा लिखिए ऊर्ध्वाधर खनन भी जल स्तर के ऊपर तक होना, ऊर्ध्वाधर खनन भी जल स्तर के ऊपर होना। अगला लिखिए लिपि का अध्ययन नहीं हो पाना। पहले मैं बता चुका हूं आपको, इसमें आप देखते हैं कि इसकी लिपि तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो वही समस्या यहाँ है कि लिपि तो मिल गई है लेकिन उसको पढ़ने वाली, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है हमारी, जो आप देखते हैं इसको किस तरीके से ये काम नहीं हो पाया इसमें। अगला लिखिए पॉइंट बना के नया, विदेशी संपत्ति, लिखिए विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत। अगला हेडिंग बनाइए विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत बनाइए, विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत। इस मत के प्रतिपादक, लिखिए इसमें इस मत के प्रतिपादक मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकार हैं, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकार हैं, और ये लिख देना गार्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकार हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने संस्कृत विवरण
सांस्कृतिक विसरण का सिद्धांत प्रयुक्त किया। आगे देखिए इसमें कंटिन्यू। अन्नागार गढ़ी तथा बुर्ज में प्रयुक्त अन्नागार गढ़ी तथा बुर्ज में प्रयुक्त सहतीरों के आधार पर मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध जोड़ा। आगे लिखिए। उसी प्रकार बलूचिस्तान से प्राप्त मिट्टी के ढेरों की तुलना मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगुरत, एक मंदिर का नाम है जिगुरत, उस मंदिर ब्रैकेट डाल दीजिए, मंदिर जिगुरत मंदिर से की गई है। अगला लिखिए आगे कंटिन्यू। इनका मानना है कि मेसोपोटामियाई सभ्यता से नगरीय सभ्यता के गुण भारत पहुंचे। ये इन तथ्यों के आधार पर मानना हुआ। किस तरीके से ऐसे हुआ कि जिगुरत मंदिर मिला है, उसके साक्ष्य वहां से मिले, मेसोपोटामिया से सहतीरों के आधार पर है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर नगरीय सभ्यता के गुण जो हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिले हैं। और मेसोपोटामिया सभ्यता भी उसी समय हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल चलने वाली सभ्यता थी। और दो सभ्यताएं और हैं जो उसके पैरेलल चलती हैं। उसमें पहला दूसरा नाम है चीनी सभ्यता, और तीसरी है मिस्र की सभ्यता। ये चार सभ्यताएं जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना हड़प्पा सभ्यता। आगे लिखिए, अगला कंटिन्यू उसके आगे, ठीक है। देखिए, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इसके विपरीत हैं। अब हमें जो साक्ष्य मिले हैं, भारत के अंदर जो एविडेंस पाए गए हैं, जो हमें साक्ष्य मिल पाए हैं, वो इस सभ्यता के जस्ट विपरीत है, उलट है। वो इसको उलट कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। कैसे? तो लिखिए आगे, हड़प्पाई मोहर लिपि, कॉमा लगा कर लिखना, हड़प्पाई मोहर लिपि, औजार, मृदभांड आदि मेसोपोटामियाई सभ्यता से और मिस्र की सभ्यता से भिन्न है। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी, तो वही मेसोपोटामियाई लिपि कीलनुमा थी। आगे लिखिए, अतः हड़प्पा सभ्यता की मौलिकता के आधार पर कहा जा सकता है इसका उद्भव महज विदेशी प्रेरणा है। इसका उद्भव महज विदेशी प्रेरणा से नहीं हुआ, हालांकि
विदेशी प्रभाव जरूर नजर आता है, जरूर नजर आता है, इसे नकारा भी नहीं जा सकता, इसलिए इसे नकारा भी नहीं जा सकता। तो उद्भव में आप देखते हैं कि विदेशी उत्पत्ति से या विदेशी संस्कृति से आप देखते हैं किस तरीके से इसमें असर पड़ा। तो आप देखते हैं कि विदेशी सभ्यता में इसमें जिगुरत जैसा मंदिर और अन्य व्यवस्थाओं को दर्शाया गया, जिससे कि भारतीय संस्कृति सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का विवरण किया गया। लेकिन इसके उलट यहाँ जो आपको एविडेंस मिले भारत में, उसमें थोड़ा विपरीत था कि मृदभांड वगैरह है, चित्रात्मक है, मोहर है, वो थोड़ी डिफर है, सबसे अलग है। और जब वो अलग हैं तो हम कह नहीं सकते कि ये विदेशी ही है, पूरा हमारा अपना भी है, तो दोनों का असर है, इसलिए इसको नकारा भी नहीं जा सकता। अगला टॉपिक ये आपके हड़प्पा सभ्यता से फिलहाल इतना ही, इसमें आगे कंटिन्यू और वनडे एग्जाम के लिए ज्यादा नहीं है। जो क्वेश्चंस होंगे, फैक्ट जो से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं अगली क्लास में पूरा हिंदू सभ्यता से पूछे गए प्रश्न और पूछे जाने योग्य प्रश्न जो होंगे वो सब बता दूंगा। अगला टॉपिक है वैदिक काल, तो हेडिंग डालिए वैदिक एज, वैदिक एज, हेडिंग डालिए वैदिक एज। हेडिंग डालिए वैदिक काल या वैदिक एज। वैदिक काल, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता के पश्चात, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, पतन हुआ, उसके पश्चात आप देखते हैं कि ये सभ्यता आती है, ठीक है। तो ये टॉपिक शुरू कराने से पहले थोड़ा हड़प्पा के बारे में आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता को आप देखते हैं कि वो नगर नियोजन सभ्यता है, उसमें नगरीय व्यवस्था है पूरी की पूरी, और इतने अच्छे क्रम में वो व्यवस्था चलती है। तो पक्के मकान हैं, नालियां पक्की हैं, सड़कें उसकी पक्की हैं, 90 डिग्री पे काटती हैं, और स्नानागार है, अन्नागार है, स्टेडियम है, ठीक है, इत्यादि व्यवस्था अच्छी होने के बावजूद ये नगर व्यवस्था उसकी जो अच्छी थी, तो ये सभ्यता गई कहाँ, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतिहासकार का अलग अलग मत है। वो कहते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो जो विभिन्न मत है कि ये सभ्यता किस तरीके से नष्ट हुई या इसका पतन कैसे हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में मुख्य कारण बताया जाता है कि यह सभ्यता बाढ़ के आने से नष्ट हो गई होगी, कि यह सभ्यता बाढ़ के आने से नष्ट हो गई होगी। जैसे कि मोहनजोदारो जो एक नगर है इस सभ्यता का, मोहनजोदारो जो एक नगर है इस सभ्यता का, वो सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उस मोहनजोदारो बाढ़ आने की वजह से कई बार नष्ट हुआ और कई बार पुनः बसा। जब ऐसा क्रम चलता रहा कि वो बसा, फिर नष्ट हो गया, बाढ़ आ गई, फिर खत्म, फिर बसा, तो उसी को यानी कि नीचे जो कब्रिस्तान बसा है उसके ऊपर नई पीढ़ी आके रह रही है, बस रही है, और फिर वो नष्ट हो गई, फिर इसके ऊपर एक नई। तो इस मोहनजोदाड़ो को ही आप देखते हैं क्या कहा जाता है, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है या माउंड ऑफ डेड कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक इतिहासकार ने ये कह दिया कि हो सकता है बाढ़ आ गई इसलिए नष्ट हो गई हो। कुछ इतिहासकार, अन्य इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि बताया गया है कि हो सकता है जंगल में बसी हुई सभ्यता है, तो बाढ़ वो जंगल में आग लग गई हो और आग लगने से पूरी पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो सकता है। कुछ इतिहासकारों ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि तत्कालीन समय में कोई ऐसी महामारी फैली हो, कोई बीमारी फैली हो जिसे कि पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो, ये भी हो सकता है। और कुछ इतिहासकारों ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि तत्कालीन समय में कि इनके बाद आने वाले जो है आर्य,
ठीक है। आर्य जो भारत आए थे तो उनके आने से कहा जाता है कि आर्य एक लड़ाकू प्रजाति के व्यक्ति थे, सेनानी थे, योद्धा थे, उन्होंने इनको मार दिया गया हो। तो इस प्रकार से आपकी ये सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट होती है, पतन होता है। इसका कोई ऑथेंटिक लीगल विवरण या उस एविडेंस नहीं है कि किसकी वजह से हुआ, लेकिन उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो समय पता चलता है वो यही है कि ऐसे ऐसे इसका पतन हुआ होगा। ठीक है। इसके बाद आपका आर्य आते हैं, वैदिक काल आते हैं। ठीक है। और वैदिक काल में आप देखते हैं कि वैदिक काल में आप क्या देखेंगे कि ये 1500 यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के तत्कालीन पश्चात के समय के बाद, यानी कि 1500 BC से 1000 ईसा पूर्व का समय है। ठीक है। 1500 BC से 1000 ईसा पूर्व का समय है। और इसी काल में वेदों का उद्भव होता है, वेद आते हैं। वेद आपके मुख्यतः कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो हम इस युग में सिर्फ और सिर्फ अभी हम ऋग्वेद की बात करेंगे। तो ऋग्वेद काल है, उसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, वो ऋग्वेद है इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और ऋग्वैदिक काल की शुरुआत भारत में आर्यों के आगमन से माना जाता है कि भारत में जो आर्य आए वो ऋग्वेद को या ऋग्वैदिक काल को शुरुआत लेके आए या माना जाता है। लेकिन आने वाले आर्यों की जो आर्य भारत में आए उसमें नस्लीय विभिन्नता बावजूद नस्लीय विभिन्नता थी, उसमें नस्लीय विभिन्नता पाई गई थी। ठीक है। नस्लीय विभिन्नता पाई गई थी, इसलिए इस काल का नामकरण वैदिक काल के नाम से हुआ। वेदों में भी ऋग्वेद सर्व प्राचीन वेद है। ठीक है। यह वेद ऋग्वेद जो है हमारा सर्व प्राचीन ऋग्वेद है। ठीक है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे। यानी ये संस्कृति, नई संस्कृति जो आप पढ़ रहे हैं, इस संस्कृति के प्रवर्तक कौन थे? आर्य लोग थे। तो इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता या आर्य संस्कृति का भी नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अगर प्रश्न में कहीं घुमा के पूछ लिया जाए कि आर्य सभ्यता या आर्य संस्कृति क्या है, तो आर्य सभ्यता वैदिक एज ही है, ऋग्वैदिक एज ही है, या ऋग्वैदिक काल ही है, या वैदिक काल को ही आर्य सभ्यता या आर्य संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लिख लीजिए। यहां पर अब आर्यों के लिए एक बात कही गई है कि आर्य श्रेष्ठ हैं, अभिजात हैं, कुलीन है, आदि इस प्रकार से इनके लिए बातें की गई हैं। ठीक है। तो ये आपका वैदिक काल की शुरुआत होगी इससे। ठीक है। इसकी शुरुआत होगी। इससे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में मैं आपको प्रश्नों की वो दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न किसकी परीक्षा में किस तरीके से पूछे गए हैं और प्रश्नों का स्वरूप किस प्रकार से रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता से पूछे गए प्रश्न, ठीक है, और पाषाण युग से पूछे गए प्रश्न, और आपके वनडे एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, रेलवे, पुलिस, एसआई, यूपीएसआई, सीएपीएफ, इन वनडे एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं श्रेणीवार विभिन्न तरीके से कल मैं उसको अगली क्लासेस में आपको बता दूंगा। पूरा का पूरा प्रश्न जो होंगे 50-60 प्रश्नों का एक होगा, वीडियो बन के आएगा, तैयार होंगे, वो आपको मिल जाएगा। और यूपीएससी और पीएससी से रिलेटेड इसमें प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है। सिर्फ वनडे एग्जाम, रेलवे, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, ठीक है, इत्यादि में आपको ये काम करेगा। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।